धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से देखते हैं कि हिंदुत्व को एक करने के लिए यात्राएं करते हैं। हमेशा से उनके जो बयान होते हैं उसमें साफ तौर पर झलकता है कि भाई वो हिंदुओं को एक करना चाहते हैं। जो जातिवाद का कीड़ा हम सभी के दिमाग में भरा है उसे खत्म करना चाहते हैं, और इसी के चलते वो कहते हैं कि भाई हिंदू हिंदू रहे, ना कि ब्राह्मण बने, ना क्षत्रिय बने, ना दलित बने और ना ही ओबीसी बने। इस तरीके की बातें वो कहते हैं। हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट सामने आया और इस पर बात करना हर हिंदू को बहुत जरूरी है। देखिए मोहन जी, उनका स्टेटमेंट सबसे पहले क्या है मैं वो बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जो हिंदू है उसे एक होना होगा, एक साथ होना होगा, और हम में जो कमियां हैं उसे खत्म करना होगा। और कमियां क्या है? जातिवाद। हमेशा ऊंच नीच की बात हम करते हैं। दलित हो या फिर ओबीसी हो या फिर ब्राह्मण हो, हमें एक भेदभाव देखने को मिलता है। जबकि समय आता है तो हम कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हमारी देवी देवता सब कुछ एक है, हमारे रीति रिवाज एक है, एक ही देश में रहते हैं। लेकिन फिर भी वो भेदभाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसके पीछे एक मुझे वाकया याद आता है कि हाल ही में हमने देखा था कि इटावा इटावा में मणि यादव थे, जो कि कथावाचक थे। हम्म। वो एक गांव में जाते हैं, वहां हम्म। पर वो कथा सुनाते हैं। इस बीच में गांव के जो कुछ लोग हैं और जो ब्राह्मण लोग हैं उनको इस बात का शक हो जाता है कि भाई ये कथावाचक ब्राह्मण नहीं है बल्कि यादव है। जिसके बाद में हम्म। उसके साथियों के साथ में जमकर पिटाई की जाती है, और इस तरीके से पिटाई की जाती है कि उसकी चोटी तक काट दी जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और चारों पांचों लोगों को जमकर पीटा जाता है। अब मणि यादव की कहानी हम सबको ये सीख दिलाती है कि आज भी समाज में कहीं ना कहीं जो जातिवाद का कीड़ा है वो रेंग रहा है, और इसे खत्म करने की जरूरत है, और इसी की पहल कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन कैसे खत्म किया जाए? क्या एक व्यक्ति से खत्म होगा? नहीं होगा। इसके लिए सभी को साथ में आना पड़ेगा और जो विचारधारा है उसे एक करना होगा। अब इसे कैसे ठीक किया जाए, इसमें लोग किस तरीके से अपनी सहभागिता निभा सकते हैं, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर आऊंगा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश हूँ, हम्म। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको ठीक करना चाहूंगा। जो आपने इटावा की कहानी सुनाई मणि यादव की, उनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं हुआ था, बल्कि इसकी जो हम्म। सच्चाई है वो कुछ और थी। मणि यादव ब्राह्मण बनकर, अपना फर्जी हम्म। आधार कार्ड बनाकर, नकली नाम बताकर कथा बांचने गए थे। और जब हम्म। लोगों को पता चला कि आपने झूठ बोला है, आप ब्राह्मण बनकर यहाँ पर कथा बांचने आए थे, तब उनके साथ वो मारपीट हुई थी। हालांकि बाद में पता चला कि वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे थे। तो ये जातिगत भेदभाव नहीं था, ये धोखाधड़ी के लेकर एक आक्रोश था। अगर आपको हम्म। यादव हैं और यादव बनकर भी आपको कथा भगवान की करनी है, तो आप कीजिए ना। आप भाई किसी दूसरी जाति का सहारा लेकर, अपना नाम बदलकर, लोगों को भ्रमित कर कर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? तो वो तो मामला दूसरा था। खैर, अब हम्म। आ जाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये जो बयान आया है, ये एक ऐसे वक्त पर आया है जब देश में जातीय संघर्ष समाज में तो कहीं ना कहीं दूर हो रहा है, लेकिन सरकारों के जरिए वापस लाया जा रहा है। मेरा इशारा आप समझ ही रही होंगी, मैं यूजीसी की बात कर रहा हूं। हम्म। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, हिंदूवादी संगठन हो, सभी एक सुर में कह रहे हैं कि भैया अपनी हिंदू पहचान को सामने रखो, जातिगत पहचान को आप भुला दो, क्योंकि इससे आपको मुनाफा नहीं होगा। आपको जो फायदा होगा, देश को जो फायदा होगा, वो आपकी हिंदू पहचान से होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण हम्म। दे रहा हूं। पाकिस्तान में मोहम्मद यूनुस हैं, मोहम्मद सॉरी माफ कीजिएगा, बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, उनका एक हम्म। स्टेटमेंट आया था, ये जो पूरा वहां पर हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार हो रहा है उससे पहले। उनसे पूछा गया कि भाई हिंदुओं को लेकर आप सुरक्षा क्यों मजबूत नहीं कर रहे हैं? तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब दिया था कि हिंदू को सबसे पहले यह बंद करना होगा कि उसे अपने आप को हिंदू बुलाना होगा। उसे सबसे पहले अपने आप को बांग्लादेशी बुलाना होगा। अगर वो अपने आप को बांग्लादेशी कहकर बुलाएगा तो यहां पर सवाल ही खत्म हो जाएगा उनकी सुरक्षा का। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया ना कि आप अपना धर्म छोड़ो, बांग्लादेश के साथ आप बांग्लादेशी मानो, यानी कि आप अपने आप को मुस्लिम मानो, तो आपकी सुरक्षा हम्म। होगी। भारत में क्या हो? भारत में हम जैसे तैसे तो मान रहे हैं धीरे धीरे कि भैया हम हिंदू हैं। वामपंथी सरकारें रही, तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित सरकारें रही, कभी हमने खुलकर नहीं कहा कि हम हिंदू हैं। आज पिछले 10 सालों से जो सरकारों का माहौल रहा है, हमें ये लिबर्टी मिली, हमें ये स्वतंत्रता मिली कि हम सार्वजनिक मंचों पर अब माथे में तिलक लगा सकते हैं, हम भगवा पहन सकते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। धीरे धीरे देश एक भी हो रहा था सामाजिक स्तर पर, लेकिन अब राजनीतिक स्तर पर बटने की कहानी शुरू हो गई है।
अब तक विपक्ष ये हम्म। काम कर रहा था। राहुल गांधी अभी बीते दिनों क्या बोल रहे थे कि आर्मी में वहां भी ओबीसी को तवज्जो नहीं मिलती, आपके एससी एसटी को तवज्जो नहीं मिलती, सिर्फ एक ही सवर्ण समाज के लोग रहते हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई देश के जितने विभाग हैं, जितनी एजेंसियां हैं, वहां पर ओबीसी को तवज्जो मिलती है, एससी एसटी को तवज्जो नहीं मिलती, सिर्फ सवर्ण समाज को तवज्जो मिलती है। यानी वो कह रहे थे पिछड़ा वर्ग हर जगह से निष्कासित रहता है। तो भाजपा हम्म। की सरकार क्या कह रही थी कि विपक्ष देश को जातियों में बांट रहा है, विपक्ष हिंदुओं को बांटना चाहता है, ये काटने की राजनीति, ये बांटने की राजनीति है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने 4 चुनावों में क्या बयान दिया, कटेंगे तो बटेंगे। तो फिर उसके बटेंगे। बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हमारे, उन्होंने 4 चुनावों में क्या बयान दिया, एक रहेंगे, एक सेफ रहेंगे। रहेंगे, नेक रहेंगे। और इसके बाद हम्म। यूजीसी का नियम आया। यूजीसी के नियम ने क्या किया, यूजीसी के नियम ने आपको वापस से जातियों में बांट दिया। आप पिछड़ा, मैं सवर्ण, दूसरा अनुसूचित जनजाति का, तीसरा दलित, आपस में लड़ो। सवर्ण के खिलाफ आप कंप्लेन करो, सवर्ण आपके खिलाफ कंप्लेन करें। भूल जाओ कि आप एक हो, भूल जाओ आप हिंदू हो। देखिए जो युवा पीढ़ी होती है वही तो देश को चलाने वाली है आगे चलकर। आप युवा पीढ़ी में ही जाति का घोल डाल देंगे, ये विष भर देंगे, तो फिर आप कैसे देश को एक करने की बात कर रहे हैं। ये देश में हो हम्म। रहा है। अब इस पर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, वो बयान एकदम सटीक बैठता है कि भैया मुसलमानों को गाली देने से सनातन मजबूत नहीं होगा। अब आप एक बात बताइए, जो हिंदुओं में जातिगत संघर्ष हो रहा है, इसके लिए मुसलमान कैसे कसूरवार है। बिल्कुल, उसके लिए तो हम ही कसूरवार है ना, कि हम ये बीच में लेकर आ रहे हैं। पर एक और चीज मोहन जी यहाँ पर, कि जैसे कि आपने मणि यादव की यहाँ पर जिक्र किया था, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि अगर आप ये चीज कह रहे हैं कि भाई वो झूठ बोल रहे थे, जो भी है, अगर वो झूठ बोल रहे थे, तो यहाँ के अगर हमारे संविधान में किसने ये हक दे दिया कि आप ही निर्धारित कर दो, भाई इनकी चोटी काट दो, इनको मारो, जूते चप्पल से हाँ तो पीटो, उनके तो खिलाफ ये कहाँ का शिकायत हुआ? हुई थी, अगर शिकायत अगर हुई थी। शिकायत हुई थी, एक सेकंड, अगर शिकायत हुई है तो आप सबसे पहले शिकायत करिए, उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करिए, पुलिस को लेकर आइए। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आप हाथ में ही कानून को रख ले और उसके बाद में खुद ही बताए कि भाई क्या सही है क्या गलत है और इनके साथ लेकिन इनकी आप इसे चोटी काट दी। जातिगत एंगल तो नहीं दे ये एक सकती तरीके ना, से, नहीं नहीं, ये आप तो इसे एक जातिगत वैसा है एंगल नहीं ना, दे सकती। आपने जब अभी शुरुआत तक किया क्लियरिटी तो नहीं है, आपने कहा कि आज भी जातिगत यही चीजें भेदभाव चल को रही है। बढ़ाता है। ये ये बिल्कुल जातिगत भेदभाव को बढ़ाता है, क्यों नहीं बढ़ाता है? कि आप ये कहिए ना, देखिए अगर वो मणि यादव झूठ की, बोल रहे मेरी हैं, बात आप सुनिए, एक सेकेंड, 1 मिनट मेरी बात आप अगर वो सुनिए। झूठ बोल मणि रहे हैं, यादव की अगर ऐसा पिटाई लग रहा इसलिए है, नहीं हुई थी, हाँ, जी। मणि यादव की पिटाई इसलिए नहीं हुई थी कि वो यादव जाति के थे या वो किसी पिछड़े वर्ग हम्म। के थे। उनके साथ जो भीड़ ने पिटाई की भी तो वो जाति को देखकर नहीं की, वो उनके कर्मों को देखकर की कि आपने यहाँ पर धोखाधड़ी की, तो आपने यहाँ यही पर झूठ चीज मैं बोला, बोल आपने रही हूँ, महिलाओं के यही साथ चीज बोल छेड़छाड़ रही की। हूँ, यही चीज मैं बोल रही हूँ। ये सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी भी इसकी क्लियरिटी सामने नहीं आई है। ये मणि नहीं यादव देखिए, की साइड से एफआईआर जो लोग बोल एफआईआर रहे हैं, दर्ज हुई वो थी, यही बोल रहे हैं कि एफआईआर बकायदा ये, दर्ज हुई थी इस मामले में। तो यही तो सवाल है ना, कि जब जब एफआईआर दर्ज हुई है, बड़ा से बड़ा जुल्म होता है तो उसके दौरान कानून कार्रवाई करता है ना। पर ये क्या तरीका हुआ कि आप खुद ही कार्रवाई कर दे, झूठ बोला है, ऐसा हुआ वैसा हुआ है, तो ये मुझे सही में देखिए यहाँ भीड़ पर तो समझ आरोप में नहीं लगाएगी आया। ना, अब देखिए दूसरी भीड़ चीज, तो आरोप लगाती है, जी। आक्रोशित भीड़ थी। देखिए ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा ये कहना कि आपके सामने कोई आपकी बहन बेटियों को छेड़ रहा है और आप हाथ में हाथ ऐसे धरे बैठे रहें और आप कहें कि कानून देखिए, आकर यहाँ पर सबसे बड़ी काम करेगा। चीज कि देखिए ये आप वहां पर इम्प्रैक्टिकल बात मौजूद होती नहीं है। थे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप वहां पर मौजूद नहीं थे, मैं वहां पर मौजूद नहीं थी। अब आरोप कितने भी कहीं से भी कुछ भी लगाए जा सकते हैं, ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम भी बहुत सबूत अच्छे मिले तरीके थे, से जानते हैं। पर अनुपमा जी बात यहाँ सबूत मिले पर थे, ये उनके चीज पास है, फर्जी जी। आधार कार्ड मिले थे, तो वही फर्जी तो मैं आधार बोल रही हूँ कार्ड ना, मिले थे उस कि अगर मामले ये में। सब पता है तुमको, ये सब कुछ पता है, तो आप पुलिस के पास जाइए। आप कुछ भी आरोप लगा गए रहे थे, हैं, उसके बाद पुलिस में के पास पिटाई भी कर दो, गए। तो ठीक है ना, फिर उसके बाद में कार्रवाई हुई। यही तो चीज है कि बिल्कुल। आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, देश का जो संविधान है उसे हाथ में ले रहे हैं। एक तरफ आप 26 लेकिन जनवरी मना रहे आपने हैं, जो इस गणतंत्र मुद्दे दिवस की मना रहे शुरुआत हैं, की, आपने और कहा कि ये उसके बाद मामला में जातिगत भेदभाव को बढ़ाता है। इसे एक जुर्म वही, की, आप एक एक जुर्म की उस सेकेंड, पे रखिए ना, आप इसे मैं जातिगत आपको एंगल नहीं यहाँ दे पर, सकती। एक सेकेंड, हमारा हम जो मुद्दा है ना उससे भटक रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ, कि भाई अगर यहाँ पर भी हमें कोई सुन रहा होगा और इसी तरीके का कोई केस आया, तो वो अगली बार क्या करेगा? खुद ही कानून हाथ में ले लेगा, चोटी काट देगा या मारपीट कर देगा। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ ये कंसर्न था कि अगर ऐसा हुआ भी है, अगर ये चीजें हो रही है, तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए, हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए। ये पहली चीज। अब इससे हटकर नहीं, हम मैं मुद्दे ये पर नहीं कह आते रहा हैं। हूं हाथ में अब कानून मुद्दा लीजिए, ये है, मैं लेकिन ये कह रहा हूं कि जो मोटो ऑफ द क्राइम होता है, हमें वो हम्म। भ्रमित करने वाला नहीं बताना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि
जो रायबरेली में हुआ था, जो दलित के साथ एक हम्म। मारपीट हो गई थी, आपको याद होगा, राहुल राहुल वो हम्म। चिल्लाते हुए बेचारा मर भी गया हाँ था। हाँ हाँ। उस मामले को भी क्या हम्म। बताया गया, मोटो ऑफ द क्राइम बताया गया कि सामने वाला दलित था, इसलिए उसकी पिटाई कर हम्म। दी। पिटाई करने वाले योगी आदित्यनाथ के लोग थे। जब मामले की सच्चाई आई और चार्जशीट पेश हम्म। की गई उस पूरे मामले में, तो ज्यादातर जो हम्म। आरोपी थे वो दलित वर्ग से आते थे। उसके बाद जो हम्म। आरोपी थे वो ओबीसी वर्ग से आते थे, और कुछ आरोपी उसमें सवर्ण आते थे। तो मारने हम्म। वाले दलित, मरने वाला दलित, तो यहां जातिगत हम्म। भेदभाव की तो बात ही नहीं थी, वो एक वही, सीधा सा ये क्राइम यहाँ था। पर तो घुमाने वाली बात है कि यहाँ पर तो एक तरीके का प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा था, झूठ फैलाया जा रहा था, बिल्कुल। तो यही चीज तो है। मणि यादव पर का अब मामला भी अगर हम बात प्रोपोगंडा था। करें, नहीं चलिए, प्रोपोगंडा था, ये आप कैसे कह सकते कि प्रोपोगंडा था? क्या प्रोपोगंडा था, चलिए वो बताइए। इसलिए कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जवाब देता हूं मैं, क्योंकि हम्म। मामला जातिगत नहीं था। वो हम्म। मामला एक सीधे से मारपीट के क्राइम का था, मारपीट की धाराओं का था, गाली गलौज की धाराओं का था, बिल्कुल। अपमानित करने की धाराओं का था, और मणि यादव की तरफ से छेड़छाड़ का जो उनके ऊपर आरोप लगा, जो धोखाधड़ी का आरोप हम्म। लगा, जो धार्मिक भावनाओं को आहत आरोप किया गया। लगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आरोप लगा। धार्मिक भावनाओं को जो आहत किया गया, ठीक है, वो इसका मामला हम्म। था। अब इसमें जातिगत कहां से मामला आ गया कि भाई मणि तो यादव वही यादव चीज, था, चलिए ठीक है। और वो ब्राह्मणों के ये बीच में चीजें क्या, इसलिए सारी ब्राह्मणों ने देखिए, उसकी सबसे पिटाई पहले की। ये जो मुद्दा आया था ना, ये मुद्दा यहीं से शुरू हुआ था कि भाई वो एक कथावाचक था, कथा सुनाने के लिए इटावा के गांव में पहुंचा था। फिर उसके सामने बाद में पता चला कि भाई ये तो यादव है ना कि ब्राह्मण है। ठीक है। उसके बाद में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद में अब आप ये जानकारी दे रहे हैं कि भाई उनके ऊपर महिलाओं के ऊपर महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ के भी आरोप नहीं लगे। जी, मैं तो बातें जानकारी नहीं कई दे तरह रहा की हूं, आप की मामला जाती लेकर है, आई हैं, आपको लेकिन मैं जानकारी जुटानी सिर्फ चाहिए यहां थी। पर, एफआईआर दर्ज नहीं, है। अरे तो वही तो मैं एफआईआर बोल रही हूँ ना, तत्काल दर्ज एफआईआर कर ली दर्ज गई है। थी। क्यों नहीं दर्ज होगी? वो तो होगी, मैं खुद बोल रही हूँ कि एफआईआर दर्ज। लेकिन पहले क्या हुआ, मैं ये बोल रही हूँ कि भाई आप यहाँ पर एक तरीके से अगर देख लिया जाए तो मामला सामने आया, जिसके बाद में एफआईआर हुई, फिर उसके बाद में कार्रवाई हुई होगी। तो ये सारी चीजें, लेकिन आप पहले ये फैसला कर दे कि भाई ये तो ब्राह्मण था या फिर जो भी था, ये यादव था, और इसके बाद में इसने ब्राह्मण बन के कथावाचक और उसके बाद में झूठ फैलाया, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, तो इसको पीटो, इसको मारो। तो ये तरीका सही नहीं है, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। अब हम वापस से मुद्दे पर जी आते जी। हैं, और मुद्दा ये है धीरेन्द्र शास्त्री का। धीरेन्द्र शास्त्री तमाम तरीके की चीजें कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, उसके बाद में यात्राएं भी निकाल रहे हैं, और उसमें भारी समर्थन भी मिल रहा है। अगर हम देखें तो करोड़ों लोग उनकी यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। एक नहीं बल्कि दो दो बार उन्होंने यात्राएं निकाली। भीड़ देखने को मिलती है। सनातन और हिंदुत्व की बात करें तो उनका प्रचार भी होता है, सारी चीजें सही है। बट वही अगर हम एक समाज में जाके झांके तो वो चीजें नहीं देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? देखिए, एक तरफ होती है धार्मिक तुष्टीकरण, मजहबी तुष्टीकरण की हम्म। राजनीति, जिसमें एक धर्म विशेष को कहीं ना कहीं आकर्षित किया जाता है कि भैया ठीक है, आप हमारी तरफ आइए, हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो कांग्रेस करती है, जो दूसरे तमाम पार्टी राजनीतिक दल करते हैं, मुस्लिमों को लेकर करते हैं या दूसरे को करते हैं। अब हम्म। राजनीति में एक नया फैक्टर आ रहा है, यह है जातिगत तुष्टीकरण की राजनीति। भैया ओबीसी वालों हमारी तरफ आ जाओ, हम आपके रक्षक हैं। भैया दलितों आप हमारी तरफ आ जाओ, हम आपके रक्षक हैं। अब मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक्य बता रहा हूं जो बीते दिनों हुआ। बजट सत्र की शुरुआत हुई, तो इस दौरान हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू महामहिम, उन्होंने जो दोनों सदनों को संबोधित किया था, तो इस दौरान उनका जो संबोधन था उसके ट्वीट्स एक्स अकाउंट पर हम्म। सामने आए। तो एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी सरकार पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए और वंचितों के लिए संवेदनशील है। आपको पता, इस पूरे ट्वीट पर जो एक्स अकाउंट है उसने कम्युनिटी गाइडलाइन दे दी भारत की राष्ट्रपति को। और नीचे उन्होंने क्या हम्म। लिखा, उन्होंने लिखा कि आप किसी एक समाज के राष्ट्रपति नहीं है, आप किसी एक वर्ग की राष्ट्रपति नहीं है, आप भारत की राष्ट्रपति हैं। आप सिर्फ कुछ वर्गों की बात नहीं कर सकती, आपको पूरे देश की बात करनी होगी। वैसे तो मैं इस बात का पक्षधर कभी नहीं रहता हूं कि भारत के आंतरिक मामलों में कोई विदेशी सोशल मीडिया हैंडल या उनकी टेक्नोलॉजी यहां पर प्रभाव डाले, लेकिन क्या यह भारत के लिए सोचने की बात नहीं कि हम हम्म। एक होने की बात कह रहे हैं और भारत की राष्ट्रपति भी कुछ वर्गों की बात करेंगे? अरे भैया मैं सवर्ण हूं, मेरे प्रति क्या सरकार संवेदनशील नहीं हो सकती? कल को आप आकर मेरे साथ पिटाई करें तो क्या सरकार मुझे नहीं बचाएगी? तो इस तरह की बातें अब 2026 में अगर होंगी, 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमें मैकाले की जो विचारधारा है उससे बाहर निकलना है, हमें विदेशी गुलामी से बाहर निकलना है, तो ये जातिगत व्यवस्था जो आई थी, जो जातिगत बंटवारे की बात आई, ये तो विदेशी गुलामी ही है ना सीधे तौर पर। तो हम तो उसमें फंसते जा रहे हम्म। हैं, तो फिर कैसे एक होंगे? तो सारी बातें राजनीति में आकर कहीं ना कहीं समाज के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाती है, ऐसा नहीं है। हिंदू समाज देखिए, एक अभी हो तक तो रहा है, हम सिर्फ हिंदू समाज समाज की बात कर संगठित रहे थे हो मोहन रहा जी। है।
जी। हम्म। अभी तक हम सिर्फ समाज की बात कर रहे थे, लेकिन राजनीति में भी यही देखने को मिलता है। जैसे कि जब भी चुनाव होता है किसी राज्य में, तो सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सी पार्टी कौन से नेता को या प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी, दावेदार को। अब इस बीच में ये देखा जाता है, ये सवर्ण है, ये ओबीसी है, ये दलित है, यहाँ पर दलित वोट बैंक ज्यादा है, यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, या फिर यहाँ पर सवर्ण की संख्या ज्यादा है। तो राजनीति में भी तो ये देखा जाता है, और मीडिया में खुलेआम ये चीजें चलती है कि भाई इतने प्रतिशत यहाँ पर इतने लोग हैं, इतने प्रतिशत यहाँ पर इतने लोग हैं, तो बीजेपी हो, सपा हो या कांग्रेस, उसी के आधार पर इस जाति को और इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रतिशत के लोग हैं, तो इसी वर्ग के आदमी को खड़ा करेगी ताकि वो वोट दे सके। तो कहीं ना कहीं हम समाज की बात करें, लेकिन यहाँ पर राजनीति, जो राजनेता है वो भी तो यही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि अगर हम हिंदू संगठित होने की बात करते हैं, तो फिर जातियों का जो पूरा संघर्ष है उससे राजनीतिक एंगल से भी खत्म करना होगा, नहीं तो तमाम बातें जो है वो खाली बस्ते में जाने वाली हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।